So today we are going to start with data frames. ठीक है, data frames भी आपका एक data structure है which is part of your pandas library. ठीक है, so data frame is a data structure which is found in pandas library और ये basically use होता है to deal with two-dimensional data. So जब आपका data rows and columns में store हो या आप कह सकते हो tabular form में आपको store करना है तो वहाँ पर हम use करते हैं data frames का. So two-dimensional data is stored, or you can say data is stored in tabular form और रोज एंड कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का डेटा है तो एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ये हेडिंग हो गई. इसके अंदर आगे आपके पास डेटा होगा. सो ये आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा. सो ये जो वर्टिकल वाले हैं ये क्या होते हैं? कॉलम्स. और ये जो हैं ये होती हैं आपकी रोज. सो वी हैव रोज एंड कॉलम्स ओवर हियर. सो डेटा फ्रेम में डेटा हमेशा ऐसे स्टोर होता है. तो डेटा जब आप डेटा फ्रेम में डालोगे तो उसको पुट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आई कैन हैव अ लिस्ट ऑफ लिस्ट. ठीक है, नेस्टेड लिस्ट यूज कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट यूज कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी यूज कर सकते हो, लिस्ट ऑफ सीरीज यूज कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ सीरीज यूज कर सकते हो. सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं. तो हम एक एक करके सारे मेथड से देखेंगे कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो सकता है. सबसे बेसिक हम एक देखते हैं कि मुझे क्या करना है. आई हैव टू मेक एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट. फाइन. लिस्ट ऑफ लिस्ट में आपने क्या किया? डेटा फ्रेम बनाने का सिंटेक्स यही है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हो वो लिखोगे, पांडास लिखोगे, डॉट डेटा फ्रेम लिखोगे जिसमें डी और एफ दोनों कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, डेटा फ्रेम में कोई स्पेस नहीं है, डी और एफ दोनों कैपिटल है. यहाँ पर हम अपना डेटा देंगे जो भी हमें पुट करना है. इसके साथ ऑप्शनल होता है इंडेक्स. आपको रो इंडेक्स क्या चाहिए और कॉलम्स में ऊपर हेडिंग क्या चाहिए वो हम कॉलम्स एट्रीब्यूट में देते हैं, विच इज ऑप्शनल. आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो या डेटा फ्रेम क्रिएट करते हुए दे सकते हो. अब मान लो ये जो मैंने अभी लिखा था स्टूडेंट वाला, यही डेटा फ्रेम मुझे बनाना है. ठीक है, सो यही डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अगर बनाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज इंपोर्ट. राइट, तो आपने लिखा import pandas as pd. So import pandas as pd करने से आपकी जो पांडा लाइब्रेरी है वो import हो जाएगी. अब आप उसके अंदर डिफाइन चीजों को यूज कर सकते हो. Once it is imported, I can work with it. So मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, मान लो stu data, कुछ भी नाम दे दिया, is equal to एक स्क्वायर ब्रैकेट है मेरी to start the outer list. उसके अंदर जो एक लिस्ट है उसमें मैंने स्टूडेंट का एडमिशन नंबर लिया है, नेम लिया है और मार्क्स लिए हैं. फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी. मतलब एक लिस्ट के अंदर एक एडमिशन नंबर, एक नाम और एक मार्क्स है. फिर मैंने दूसरा एडमिशन नंबर दिया, नेम दिया, मार्क्स दिया. फिर मैंने तीसरा एडमिशन नंबर दिया, नाम दिया, मार्क्स दिया. लेट्स से आई हैव डन दिस मच. ठीक है, एक और देना है तो एक और दे सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज अप टू अस. कुछ भी ऐसा. सो दिस इज माय नेस्टेड लिस्ट. अब इससे आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो आपने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. सो डेटा इज इक्वल टू स्टू डेटा. आप डेटा इज इक्वल टू लिखो या ऐसे लिख दो तो भी ठीक है. अब अगर मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे ना तो रो इंडेक्स बताया है ना कॉलम हेडिंग्स बताई हैं, और यहाँ पर अगर हम इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो देखोगे 0 1 2 आ रहा है. तो 3 कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम्स की हेडिंग में क्या लिखा हुआ आ रहा है? 0 1 2. सिमिलर वे रोज में भी 0 1 2 3. आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्रिएट करते टाइम भी ये वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते थे, नहीं तो बाद में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ डेटा फ्रेम का नाम लिखा जो कि है df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने एडमिशन नंबर दे दिया, देन नेम हो गया, देन मार्क्स हो गया. आई प्रेस एंटर, आई डिस्प्ले इट. सो अब आप देख सकते हो कि कॉलम हेडिंग्स हमारे पास आ गई हैं, लेकिन रो इंडेक्स हमारे पास अभी भी 0 1 2 3 है. तो आप यहाँ पे लिखोगे df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू
S1, S2, S3, S4. नाउ इफ यू शो DF तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये अब लेबल्ड इंडेक्स हमने यहाँ पे दे दिए। सो आपके कॉलम्स के भी इंडेक्स हो गए हैं जिनको हम कॉलम्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, और रो के इंडेक्स है जिसको हम इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज हाउ I can create a data frame. Data frame is mutable, both size as well as data. मतलब आप इसमें पड़े हुए डेटा को भी चेंज कर सकते हो और आप इसका साइज भी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आई कैन चेंज द डेटा एज वेल एज आई कैन चेंज द साइज। तो वो म्यूटेबल है इन बोथ वेज, फाइन। अब चेंज साइज कैसे होता है? जब मैं कोई नया रो ऐड करूं, नया कॉलम ऐड करूं, या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम या रो को डिलीट करूं, तभी तो साइज चेंज होगा। सो वी विल गो टू दैट लेवल, बट उससे पहले अभी हम इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। जैसे हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे सीरीज के, तो अगर आप df.ndim लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वो आपको 2 दिखाएगा। ये जो डेटा फ्रेम है उसकी डायमेंशन क्या है? 2। सो डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम इज 2। अगर मैं यहाँ पर इसकी शेप देखना चाहूँ तो आई कैन राइट df.shape and it will show me the shape. तो shape कितनी है? 4,3, that means 4 rows है, 3 columns है, ठीक है। so मेरे पास 4 rows 3 columns हैं, so that is df.shape. then ऐसे ही आपको सिर्फ इंडेक्स देखना है, आपको सिर्फ कॉलम्स देखने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। सो एंडेम आ गया, शेप हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉलम्स हो गया। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो इसका साइज। तो अगर आप यहाँ पे df.size लिखोगे तो ये आपको दिखा रहा है 12। 12 कैसे आ रहा है? 4/3, 4 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो 4 into 3 will be 12, that is int 64। अगर आपको किसी सिंगल कॉलम को फेच करना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए तो आप मार्क्स लिखोगे। अच्छा, सो n बाइट्स आप जो यूज करोगे दैट यू कैन यूज फॉर अ सिंगल कॉलम। तो ये जो सिंगल कॉलम है, ठीक है, इसमें क्या है? इंटीजर्स हैं। तो एक इंटीजर को कितनी चाहिए? 8 बाइट्स। एक इंटीजर को 8 बाइट्स चाहिए, तो यहाँ पर कितने हो गए? 4। तो 4 into 8 32। So n bytes will give you the number of bytes required by the single column you have, ठीक है। सो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब हम इसका डेटा टाइप देखते हैं किसी एक कॉलम का, जैसे मैं अगर नेम का डेटा टाइप देखूं तो डेटा फ्रेम के केसेस में वो उसका जो डी टाइप है वो क्या दिखाता है? ऑब्जेक्ट ओ दिखा रहा है ना। जैसे मैंने ऊपर लिखा था डी टाइप्स, तो अगर आपको किसी एक का देखना है तो df, फिर आप कॉलम का नाम .d टाइप लिखोगे, बट अगर आपको सबका एक साथ देखना है तो आप डेटा फ्रेम .d टाइप्स लिख सकते हो। जैसे ऊपर सबसे ऊपर वाले में दिखा रहा है वो एडमिशन नंबर का है, int 64, नेम है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। अभी हम डेटा साइंस करते हुए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे पाइथन में, बट एक क्लास होती है। क्लास क्या होता है? इट्स अ ब्लूप्रिंट और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू डेटा टाइप, ठीक है। सो क्लास इज दैट। अब क्लास की जो सबसे बड़ी पेरेंट क्लास होती है उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट। सो ऑल क्लासेस, पेरेंट क्लासेस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ सीरीज, एज अ डेटा फ्रेम, एज अ टेबल, एज व्हाटएवर। हम उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेटा टाइप, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मीन्स द पेरेंट डेटा टाइप ऑफ ऑल अदर डेटा टाइप्स, फाइन। सो ये हो गया। फिर हम मैथ्स में एक चीज करते हैं, ट्रांसपोज। अगर आप डेटा फ्रेम .t लिख देते हो तो ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बूलियन इंडेक्सिंग लग सकती है, जैसे कि अभी ये है। आपको वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं जो 90 या उससे ज्यादा हैं, तो आप क्या लिखोगे? df मार्क्स
greater than equal to 90. So if you do like this, so it is showing true false, पर हमें सिर्फ उनको दिखाना है जहाँ पर true आ रहा है. तो आप बाहर एक बार और df लिख दोगे. So I'll write df और उसके अंदर जो condition है उसको मैं लिख दूंगी as an index. तो अब जहाँ जहाँ पर true होगा वो उनको show करेगा और जहाँ पर false होगा उसको show नहीं करेगा. So जहाँ पर true है it is showing that, जहाँ पर true नहीं है it is not showing that. ठीक है. So these are basic attributes of data frame and a very simple set of कमांड फॉर बूलियन इंडेक्सिंग. इसके अलावा जैसे आपका हेड टेल काम करता था, जैसे आप हेड लिखोगे तो टॉप रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, टेल लिखोगे तो बॉटम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. यहाँ पे भी ऐसे ही है. तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया df डॉट हेड टू, so you will get only the top two records, है ना. अगर आपने टेल कर दिया तो you will get only that many records जो आपने दिए हैं. In case we don't specify the number, so it is by default 5 from the top, 5 from the bottom. ठीक है. लेकिन नंबर दिया होगा तो उतना ही आएगा जितना नंबर हमने दिया है. आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है. इजी है. ठीक है. बाकी आप यहाँ पर किसी भी कॉलम का मैक्स निकालना हो तो यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड मैक्स. तो इफ यू कॉल df डॉट मैक्स, वो आपको एडमिशन नंबर का मैक्सिमम बता रहा है कितना है, 1210. नेम में अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो मैक्सिमम नेम है वो बता रहा है. मार्क्स कितने हैं वो आ गए. ठीक है. ऐसे ही अगर आप इसमें मिनिमम देखना चाहते हो तो मिनिमम आ जाएगा. आप इसमें किसी का मीन देखना चाहते हो तो मीन आ जाएगा. अब ये सब अलग अलग देखने की जगह आई ऑल्सो हैव अ मेथड कॉल्ड डिस्क्राइब. तो मैं अगर लिखती हूँ डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा फ्रेम के साथ जो हम यूज कर रहे हैं df डॉट डिस्क्राइब. डिस्क्राइब करने से क्या हो जाता है, जितने भी आपके पास न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, ठीक है, नॉट ऑल बट जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं जिसमें नंबर स्टोर्ड है उसके ऊपर वो सारे स्टैटिस्टिकल के जो बेसिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं एक तरह से, उनको दिखा देता है. ठीक है. तो वो काउंट दिखा रहा है कितना आ रहा है, वो आपको मीन दिखा रहा है कितना आ रहा है दोनों नंबर्स वाली वैल्यू का, स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और जो 25, 50 और 75 है ये क्वार्टाइल्स हैं. सो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 आ रहे. ठीक है. सो Q1, Q2, Q3 if you have seen ever in stats, so it is that. समझ आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड. अब हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे और हमने अभी बनाया सिर्फ एक ही तरीके से डेटा फ्रेम को, दैट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट की तरीके से बनाया. बट सबसे कॉमनली मेथड जो होता है वो होता है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. उससे क्या फायदा हो जाता है कि आपको अलग से कॉलम हेडिंग्स भी नहीं देनी पड़ती. फिर जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ. मैंने यहाँ पे बनाया एम्प डिटेल इज इक्वल टू, आई स्टार्ट अ डिक्शनरी. मैंने पहला कॉलम लेना है एम्प आईडी, तो मैंने यहाँ पर की दे दी एम्प आईडी कोलन, उसके आगे वैल्यूज देनी है. तो मैं यहाँ पर अब सीधे क्या दे रही हूँ, वैल्यूज. तो आपको जितने भी एम्प्लॉयज चाहिए वो आप यहाँ पे ले लो. फिर कॉमा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉयज. तो अगले कॉलम की हेडिंग नेम हो जाएगी. और अब आप लिस्ट में क्या करोगे, नेम दे दोगे.
So यहाँ पर हमने कुछ भी सैलरीज लेंगे, ठीक है। सो आई हैव गॉट दी एम डिटेल्स लाइक दिस। अब मुझे इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैंने क्रिएट किया EDF इज इक्वल टू, एंड over here I'll write PD dot data frame, ब्रैकेट में लिख दिया empted। आ गया ये, ठीक है। सो हमारे पास सारे एम्प ID आ गए, नेम आ गए और उनकी सैलरीज आ गई। आपको पूछा जाता है कि बताओ एवरेज सैलरी क्या है, तो आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, EDF salary dot, the function we are going to use over here is called mean, so this is your average salary। अब लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ कि आपको एक नया कॉलम बनाना है, सो यू हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम। कॉलम का नाम होना चाहिए लेट्स से बोनस, ठीक है। सो बोनस बनाना है विच शुड बी 75% ऑफ द सैलरी, समथिंग लाइक दैट। तो जब आपको नया कॉलम बनाना हो तो आप डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, जिस नए कॉलम को बनाना है उसकी हेडिंग लिखते हैं, इक्वल टू लिस्ट में आप वैल्यूज दे देते हो। अगर फिक्स वैल्यूज हैं तो आप नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करोगे और फिर सारी वैल्यूज एक एक करके लिखते जाओगे। पर अगर कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसे मैं यहाँ सैलरी का 75% कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी डेटा फ्रेम का नाम। मैं डॉट सैलरी भी लिख सकती हूँ या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में सैलरी भी लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से काम करता है। तो जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स होते हैं उनको हम डॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं। सो इट शुड बी EDF डॉट सैलरी इनटू 0.75, that is 75% of the salary। Now if you print the data frame you can see कि आपके पास बोनस कैलकुलेट होकर आ गया है which is 75% of the salary, right? So we have got this thing as bonus। So we've got employee ID, we've got name, we've got salary and we've got bonus, ठीक है। आपको कुछ भी और असाइन करना होता डायरेक्ट होता, जैसे कि आपका जो ये स्टूडेंट वाला है इसमें आप ग्रेड देना चाहते हो और उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते थे ग्रेड इज इक्वल टू A C A plus A। मान लो 95 एंड अबव A प्लस है, 85 to 95 A है एंड सो ऑन। सो व्हाटएवर मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी नया कॉलम ऐड हो गया है। सो आप फिक्स वैल्यू से भी कॉलम ऐड कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा के भी कॉलम ऐड कर सकते हो, बोथ वेज इट इज फाइन। सो फॉर्मूला है तो कैलकुलेट होकर वो क्रिएट हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट वैल्यूज है वो तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज गेट द थिंग। सो ये तो हो गया कॉलम कैसे ऐड होता है। नाउ व्हाट अबाउट रो, आपको एक न्यू रो ऐड करनी है तो वो कैसे करोगे। देखो रो ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेशन होता है LOC, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको वैसे इसका फुल फॉर्म है लोकेट, लोकेट मतलब जगह ढूंढो, ठीक है। सो DF.LOC, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वो इंडेक्स देना है जिस पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। सो मेरे पास ऑलरेडी 4 स्टूडेंट्स हैं, आई वांट टू इंसर्ट द 5th स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ले लिया S5, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव दी वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर लिया 1109, ठीक है। देन आई गिव द नेम, देन आई गिव द मार्क्स, देन आई गिव द ग्रेड, ठीक है। सो अब अगर मैं डेटा फ्रेम को शो करूंगी तो मेरे पास एक 5वां स्टूडेंट जो है वो ऐड हो गया है। अगर बाय चांस आपने LOC के साथ एक ऐसा इंडेक्स यूज किया होता जो ऑलरेडी होता, लाइक आपने S5 की जगह S3 लिखा होता, S2 लिखा होता, तो क्या होता, तो वो आपकी रो को ओवरराइट कर देता। सो जो डेटा उसमें लिखा हुआ था उसकी जगह पर न्यू डेटा आ जाता और वो पुराना डेटा इरेज हो जाता, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये आपका हो गया हाउ टू ऐड अ न्यू रो। तो रो ऐड करने के लिए आपको लिखना है डेटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू राइट द इंडेक्स ऑफ द न्यूली क्रिएटेड रो।
सो जो भी न्यू रो बन रही है उसका आप इंडेक्स लिखेंगे एंड फिर आप अपनी वैल्यूज दे देंगे. वैल्यूज हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज एज इट्स देयर इन द डेटा फ्रेम. ठीक है. सो रो कैसे ऐड करते हैं, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये दोनों चीजें हमने देख ली. अब अगली बारी आती है कि चलो रो और कॉलम ऐड तो हमने कर लिए, अब हम उसको रिमूव करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू रिमूव अ रो और आई वॉन्ट टू रिमूव अ कॉलम. हाउ कैन यू डू दैट? सो रिमूविंग अ रो के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एक फंक्शन जिसका नाम है ड्रॉप. आप लिख सकते हो डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप और यहाँ पर आप उस रो का इंडेक्स दे दो जिसको आप डिलीट कर रहे हो. सो मैंने कहा S3. ठीक है. अब उसने मुझे एक डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिया जिसमें S3 नहीं है. ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को. अब आप तो उसने यहाँ पर S3 को छोड़ के बाकी का डेटा फ्रेम शो करवा दिया. इसमें S3 नहीं है, S1, S2, S4, S5 है. पर अगर मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट कराती हूँ, DF को भी प्रिंट कराती हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. इसमें S3 है, इसमें S3 है और क्यों नहीं डिलीट हुआ वो? क्योंकि जो ड्रॉप है वो अपने आप से ऐसे डिलीट नहीं करता है. ठीक है. सो ड्रॉप अपने आप से डिलीट नहीं करता, वो डिलीट करने के बाद जो बचता है उसको रिटर्न करता है. अगर आप इसको न्यू डेटा फ्रेम में डाल लेते हो और पुराने में अपना वही रखते हो एग्जिस्टिंग, तो वो भी चल जाएगा. बट अगर आप चाहते हो कि भाई एग्जिस्टिंग में से ही डिलीट हो जाए, मुझे चाहिए ही नहीं है, तो इन दैट केस आप जब ड्रॉप लिखोगे तो आपको सिर्फ की नहीं बतानी, आपको उसके साथ ये लिखना है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ट्रू का टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम पाइथन में जब लिखते हैं तो ट्रू का टी कैपिटल होता है और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है. सो df डॉट ड्रॉप S3 इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ऐसा करने से अब रिटर्न कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. So in this case, drop is not returning anything. पहले drop was returning the remaining data frame after deletion, but now it's not returning anything. It is actually modifying the data frame. अब अगर मैं df को प्रिंट करूंगी तो मेरा S3 जा चुका है. Now it's permanently deleted from the data frame. So in place is equal to true का मतलब है कि permanently current data structure में से उसको delete कर दिया जाए. ठीक है. So that's why it is removed from here. So S3 is not here now. अब उसके बाद आपके पास ये जो ड्रॉप है, आप चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो फॉर डिलीटिंग अ कॉलम एज वेल. लेकिन जब आपको इसे कॉलम डिलीट करने के लिए यूज करना है, मान लो आप अगर ग्रेड कॉलम डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे df डॉट ड्रॉप ग्रेड. तो ये आपको एरर दे देगा कि भाई ग्रेड तो कोई की ही नहीं है मेरे पास, मैं डिलीट कैसे करूँ. अब इसी को हम दोबारा लिखते हैं, df ड्रॉप. ड्रॉप किसको करना है? ग्रेड को. एक्सेस इज इक्वल टू 1. सो यू कैन सी इसमें अब उसने रिटर्न किया ग्रेड कॉलम को हटा के. एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेड कॉलम नहीं आ रहा. तो पहले वाले में एरर क्यों आया था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो हमेशा रो को डिलीट करने के लिए ट्राई करेगा, पर उस इंडेक्स की कोई रो थी नहीं, इसलिए एरर आया. जब हम लिखते हैं एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो हम पांडास को बता रहे हैं, पाइथन को बता रहे हैं कि हमें क्या डिलीट करना है? कॉलम डिलीट करना है, हमें रो डिलीट नहीं करनी. वी वांट टू डिलीट अ कॉलम. तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 होने से आप उसको कॉलम डिलीट करने के लिए कह रहे हो. एंड नाउ इट विल डिलीट द कॉलम फ्रॉम योर डेटा फ्रेम. अभी इसका मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम पे चेंजेस नहीं आए होंगे, उसने सिर्फ रिटर्न कराया है डिलीटेड. और वो क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पर है और उसने वहां पे डिलीट करके शो किया. सो दिस इज वन वे ऑफ डिलीटिंग अ कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम. हमारे पास दो और तरीके भी है. पहले बताओ ये क्लियर है सबको अच्छे से? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या शिवम? डिलीट इंडेक्स S4 ग्रेड. S4 तो आपका रो का इंडेक्स है.
और जो ग्रेड है वो कॉलम है। हम एक सिंगल वैल्यू डिलीट नहीं कर रहे अभी, वी आर डिलीटिंग ईदर द कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम। सिंगल वैल्यूज पे अभी हम लॉक की हेल्प से काम करेंगे, बट दैट विल बी डूइंग टुमारो। अब आपके पास दूसरा तरीका है पॉप। आप लिख सकते हो df डॉट पॉप ग्रेड, तो वो उस कॉलम को डिलीट करके रिटर्न कर देगा और वो कॉलम भी आपके डेटा फ्रेम से गया। सो df डॉट पॉप एंड पॉप के ब्रैकेट में सिंपली कॉलम का नाम दो एंड दैट कॉलम इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा फ्रेम। राइट, उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं डेल। ऐसे लिख सकते हो डेल, फिर लिखो डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, कॉलम का नाम, प्रेस एंटर। अब देखो एडमिशन नंबर भी गया, सिर्फ नेम और मार्क्स रह गए। एंड वी ऑल्सो हैव अ फंक्शन कॉल्ड क्लियर। df डॉट क्लियर अगर लिखोगे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा डेटा फ्रेम में, कुछ भी नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। ठीक है, अभी आप मुझे ये कोड लिखकर दिखाओगे। आपको पहले एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें आपको प्रोडक्ट आईडी पुट करना है, प्रोडक्ट का नेम पुट करना है, और क्वांटिटी पुट करना है। सो मतलब ये 3x4 आपको कोड के थ्रू बनाना है। एंड देन यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट जिससे आप ये कॉलम क्रिएट करोगे अमाउंट, एंड द अमाउंट कॉलम शुड बी क्रिएटेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड क्वांटिटी। क्वेश्चन समझ में आया? सो जो अमाउंट वाला कॉलम है वो क्रिएट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ कमांड, एंड उसमें जो रिजल्ट आना चाहिए दैट शुड बी कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अभी करोगे या होमवर्क में करना चाहते हो इसको? और आपको फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाना है जिनका टोटल अमाउंट जो है वो 500 से ज्यादा आ रहा है। You have to write a command to show only those products whose amount is more than 500. अभी करके दिखा रहे हो या करके भेजोगे? How will you
वेरी गुड पूर्वी, वेरी गुड, वेल डन। शिवम एंड नेहा, आपका भी कुछ कुछ ऐसे ही है। हैव यू डन दिस? चाय पूरी पी ली सर क्या? Ibrahim gibi kal gel yapayım. Okay, what about you, Shivam? Okay, so I'll send you a worksheet of data frames. है तो वैसे वो 12th क्लास की वर्कशीट, बट प्रैक्टिस कर सकते हो आप, उससे आपका थोड़ा हैंड सेट हो जाएगा डेटा फ्रेम के सिंटेक्स के ऊपर। फिर इसमें और भी कमांड्स हैं, जैसे कि वी हैव लॉक, आई लॉक, देन हाउ टू रिप्लेस द वैल्यूज, हाउ टू चेंज द नेम्स, नंबर ऑफ अदर थिंग्स, एंड ग्रुप बाय सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे हम एसक्यूएल में ग्रुप बाय करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास ग्रुप बाय की ऑप्शन होती है, ताकि आप अलग अलग चीजों पे ग्रुप करके भी डेटा देख सको। सो दैट वी विल बी डूइंग। और उसके बाद आएगा डेटा फ्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप CSV फाइल से कैसे रीड एंड राइट करते हो। तो अभी तक हम सिर्फ खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्चुअली डेटा एनालिसिस तो तभी होगा ना जब हम नेट से या कहीं से किसी सोर्स से डेटा उठाते हैं और फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। एंड दैट एनालिसिस वी विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग वंस वी learn how to read from a CSV file and how to write to a CSV file. So that we will be doing tomorrow, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे मैटप्लॉटलिब करेंगे। 2 दिन अभी हम डेटा फ्रेम पे लगाएंगे। सो अब मैं आपको क्विज दे देती हूँ, क्योंकि कल क्विज रह गया था।